हेलो गाइस। मैं शंकर आप सबों का बीपीएससी समाधान में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की क्लासेस शुरू की थी, इस सीरीज की पहली वीडियो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। इस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब 71वीं बीपीएससी के लिए 60 दिन बचे हुए हैं। आप देखें तो इन दिनों में अगर बिहार स्पेशल इसके 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री इसके 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर इसके 30 क्वेश्चन, साइंस इसके 20 क्वेश्चन, अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से करके जाते हैं आपका प्री इजीली निकल जाएगा। प्री नहीं रुकने वाला, क्योंकि सीट 1350 समथिंग होने वाली है। 14,000 बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप प्री निकाल सकते हो इस सीरीज में। इसलिए मैं आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल को करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप इजीली 25 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास, इन तीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो हर साल बीपीएससी में 10 प्लस ही क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप इजीली बना सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में देखते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है? पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म, तो यहाँ के अवशेष वगैरह हो गया, इनसे मिलती है। वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ थे, चार वैदिक ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाजनपद काल 16 महाजनपद, जिनमें से 3 महाजनपद जो थे बिहार में थे। कौन कौन से? मगध, अंग और वज्जी। वज्जी संध। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के 2 प्रकार के स्रोत उपयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पुरातात्विक, मैंने बताया ना आपको, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत मौर्य वंश एवं गुप्त वंश में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कौन? मेगास्थनीज आए थे, उनकी यात्रा वृत्तांत। कौन सा? तो इंडिका। फिर कौन से थे? कौटिल्य। कौटिल्य का क्या? अर्थशास्त्र। फिर बौद्ध एवं जैन धर्म देखते हैं तो बौद्ध का बहुत सारा ग्रंथ था। कौन कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कौन? भगवती सूत्र। पुरातात्विक स्रोत, इसमें हम देखते हैं तो क्या है? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चैचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ताम्र प्रस्तर वस्तुएं, ये दोनों स्थल बिहार में नवपाषाणकालिक स्थलों के भी उदाहरण हैं, वो आगे हम देखेंगे। मौर्यकालीन अभिलेख, जिसमें क्या है? नंदगढ़ है, अरेराज है, रामपुर बाई, ये तीनों कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक।
खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन के मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत। राजगीर, राजगीर क्या थी पहले? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी नालंदा। यहाँ कुमारगुप्त ने क्या बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। किसने? कुमारगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी बनी बाद में। विक्रमशिला, विक्रमशिला क्या थी? तो अंग अंग महाजनपद। जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था, जिसको किसने बनाया था? जो क्या धर्मपाल ने बनाया था, पाल वंश। आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया साहित्यिक स्रोत। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, जिसमें क्या अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि साहित्यिक स्रोत। इसके अतिरिक्त यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, मैंने बताया आपको, मेगास्थनीज की इंडिका। फायान, फायान की कौन सी बुक थी? तो फोक्यू की। इत्सिंग, हेनसांग। फायान किसे शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय सेकेंड। ये क्या गुप्त वंश के शासक थे। हेनसांग, हेनसांग किसे शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के, वर्धन वंश। इसकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? सीयू की। फिर क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पाषाण काल, पूरा पाषाण। इस काल में मानव मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि मानव शिकारी था, आश्रय स्थलों में रहता था और खाद्य का क्या संग्रहण करता था, शिकार करता था और संग्रहण करता था खाद्यों का। दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुई। ये उस टाइम के औजार के नाम हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक भी था। तो ये दोनों तो पहले हम लोग देखे ही हैं। फिर क्या हुआ? एक पशुपालक वर्ड जुड़ गया, पशुपालक हो गया। फिर मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन बनाया गया था? कुत्ता। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष कब के हैं? तो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नव पाषाण काल, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया। पहले क्या था? शिकार करता था और जमा करता था। अब क्या हो गया? तो खाद्य उत्पादक हो गया और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनवार, रोहतास से पत्थर हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा, जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष कब के हैं? तो लगभग 25,000 ईस्वी पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल, चिरान, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष कब के हैं? 1,000 ईसा पूर्व के, ईस्वी पूर्व के। वैदिक काल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था, इसलिए। मैंने आपको बताया कि 4 वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता 2 वर्गों में विभाजित की जाती है। कौन कौन सा? तो पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के, ईस्वी पूर्व के हैं, और उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के हैं। पूर्व वैदिक, इसी को बोलते हैं क्या? ऋग्वैदिक सभ्यता। विस्तार बिहारी क्षेत्र में नहीं था, बिहार क्षेत्र में नहीं था, सॉरी, बिहार के क्षेत्र में नहीं था।
उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। ये भी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकता है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा आप इन दोनों को। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईस्वी पूर्व की रचना में मिलती है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें बिहार की चर्चा विधेय के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात्य शब्द संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश माना गया है। इन दोनों स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर महाजनपद काल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है और ये बौद्ध ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में मैंने आपको बताया कि 3 महाजनपद जो थे वो कहाँ थे? बिहार में थे। कौन सा? वज्जी या लिच्छवी। ये पहला गणतंत्र भी था, प्रथम गणतंत्र भी था। जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र। अंग, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र। इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। और मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। उसके बाद कहाँ हुआ? तो फिर पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अष्टकुल था। वज्जी, लिच्छवी, गात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की। ये भी याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विधेय, कुंडलग्राम के गात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था ये। फिर है मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछे भी गए हैं बहुत बार। लोहे के प्रमुख स्रोत थे यहाँ पे। इस स्रोत ने क्या किया? मगध महाजनपद के जो भी राजा हुए उनके औजारों में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ था? भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, मैंने आपको पहले बताया। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को क्या किया? मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। महाभारत में पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधनों की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। इसके बाद क्या हुआ है? तो हर्यक वंश की स्थापना हुई। इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। इस वंश के सारे शासकों ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व
में कि बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी क्या थी? कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी, और कौशल देवी से विवाह कर क्या प्राप्त हुआ उसे दहेज में? काशी प्राप्त हुआ, काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना, चेलना क्या थी? लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाए। बिंबिसार ने चंडप्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये पढ़िएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। मैंने आपको पहले ही बोला कि इस वंश के सारे शासक ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की है। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिसके कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंत क्या हुआ? अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया और काशी पर अधिकार कर लिया। काशी पर अधिकार करने के बाद क्या हुआ आगे? तो काशी पर अधिकार करने के बाद अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ? प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जीसंध एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और इसी के टाइम में क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगति हुई है। कहां पे? तो राजगिरी में। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। सिंघल अनुसूची के अनुसार 460 ईसा पूर्व उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसने भी क्या की? अजातशत्रु की हत्या की। फिर उदयन ने गद्दी प्राप्त किया। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर स्थानांतरित किया। इसलिए पाटलिपुत्र की स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? उदयन को। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। तो नागदशक क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो था ना, हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित किया, अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। ये फैक्ट है, फैक्ट तो पढ़ना पड़ेगा आपको, एग्जाम में फैक्ट आते हैं। और यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट आएगा कालाशोक के बारे में, क्योंकि कालाशोक के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, वो भी कहाँ? वैशाली में। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। और कालाशोक ने क्या किया? तो कालाशोक के समय क्या हुआ? मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। इसके पिता ने जो राजधानी वैशाली बनाई थी, उसकी जगह इसने फिर से क्या की? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। ये याद रखिएगा फैक्ट, ये पूछा जाता है। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। हर वंश के अंतिम शासकों को कम से कम याद रखिएगा, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग नंद वंश को देखते हैं। महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश के समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने एक राठ और एक छत्र की उपाधि धारण की। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगले साल 17वीं यूपीएससी में पूछा गया था कि शिशुनाग वंश की स्थापना के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई थी, तो ये पूछ लिया गया था। पाली ग्रंथ महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है पाली ग्रंथों में। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है।
महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विकास महापद्मनंद के समय हुआ। मगध के बनने के बाद से इनके टाइम में क्या हुआ, सर्वाधिक विकास हो चुका था, विस्तार हो चुका था, सॉरी विस्तार हो चुका था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, पीआईक्यू में पूछा भी गया है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए पूछा जाता है कि सिकंदर किसके समकालीन था, तो घनानंद के समकालीन था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद के समय अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, कोई सजेशन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।